नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, विज्ञान शिक्षण की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी एक बार चैनल पर नए हैं, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को आगे जानने को मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें हम काफी कुछ चीजें हैं वो सीखने वाले हैं। तो सभी साथियों का विज्ञान की शिक्षण विधियों की इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जिस क्लास है जिसमें हम ब्लूम टेक्सोनोमी को डिस्कस करने जा रहे हैं और ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप सभी साथी देख सकते हैं कि ब्लूम टेक्सोनोमी से काफी सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ब्लूम एक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने बच्चों पर कुछ चीजें हैं वो प्रैक्टिकली की और उन्होंने जाना कि किस तरीके से हम बच्चों को एक साइंटिफिकली मेथड से चीजों को पढ़ा सकते हैं और उनके अंदर वो चीज डेवलप कर सकते हैं जो चीज हमें डेवलप करनी चाहिए। तो ब्लूम जो टेक्सोनोमी है वो हमें शिक्षा में सीखने के लक्ष्यों की एक वर्गीकृत पद्धति है। कैसी पद्धति है? एक वर्गीकृत क्लासिफाइड एक मेथड है जिसे 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने विकसित किया था। यह तीन प्रमुख क्षेत्र, ये चीज ध्यान रखिएगा, काफी सारे क्वेश्चन है जो इनसे पूछे जा चुके हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब है कॉग्निटिव, भावात्मक अफेक्टिव और क्रियात्मक है साइकोमोटर। कई बार एग्जाम में क्रियात्मक शब्द ना देकर साइकोमोटर शब्द भी दे दिया जाता है, इसलिए इंग्लिश टर्म को भी साथ में याद करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, इन तीनों क्षेत्रों से ब्लूम ने बताया कि किस तरीके से आप शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब शिक्षण के उद्देश्य हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि हमारा जो सीखने का जो उद्देश्य है वो क्या है। बच्चों के अंदर आईक्यू लेवल को बढ़ाना, उनके व्यवहारिक मूल्यों को बढ़ाना, उनके व्यवसायिक मूल्यों को बढ़ाना, साथ ही उनके अंदर एक रचनात्मक सोच का विकास करना। यही हमारा क्या है, शिक्षण का उद्देश्य है। तो ब्लूम के जो डोमेन थे उसमें जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है, कॉग्निटिव डोमेन है, इसमें उन्होंने क्या क्या चीजें इंक्लूड की हैं देखिएगा। उन्होंने इसमें विचार, स्मृति, समस्या समाधान, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन और मानसिक क्रियाएं, ये सब चीजें किस क्षेत्र के अंदर आएंगी? ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंदर आएंगी। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ब्लूम टेक्सोनोमी में संश्लेषण किस क्षेत्र में आता है, तो आपको किस क्षेत्र पर टिक करना है? ज्ञानात्मक क्षेत्र पर आपको टिक करना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब ज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है, इस चीज के बारे में समझने का प्रयास कीजिएगा कि ज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है। बच्चों की मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना, बच्चों की मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना। देखिए, कोई भी चीज है जिसको यदि आपको समझना है तो उस पर विचार करना जरूरी है। फिर उसकी आपके अंदर मेमोरी होनी चाहिए। आपने किसी चीज पे विचार किया तो फिर वो चीज आपकी मेमोरी में भी होनी चाहिए। फिर उसकी कोई भी समस्या आएंगी तो उस समस्या का आप समस्या समाधान करोगे। और समस्या समाधान किससे होगा? या तो शिक्षक की सहायता से या फिर आपके सहपाठियों की सहायता से। फिर उसका विश्लेषण करना जरूरी है। फिर विश्लेषण करने के पश्चात उसका संश्लेषण होगा। संश्लेषण में वो चीज
जो जिस चीज पर आपने विचार किया है उसको आपने क्या दे दिया, एक मूर्त रूप दे दिया। और मूर्त रूप देने के पश्चात उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। अब मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन है उस चीज में कोई खामियां तो नहीं है, कोई गलतियां तो नहीं है, उस चीज का क्या करना जरूरी है, मूल्यांकन करना जरूरी है। अब जो भावनात्मक क्षेत्र होता है दोस्तों, जो भावनात्मक क्षेत्र है ये आपकी रुचि से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? रुचि से। आप वर्ड से भी समझ सकते हो कि भावना, ठीक है, ये एक तरीके से अमूर्त है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट है मतलब जो आपको दिख नहीं रही है। रुचि है, रुझान है, सांत्वना है, मूल्य है, व्यवहारिक है, प्रतिक्रियाएं हैं। ये सब किसके अंदर आएंगे? भावनात्मक क्षेत्र के अंदर आएंगे। तीसरा जो क्षेत्र है दोस्तों, वो है क्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। इसमें शारीरिक क्रियाएं, कौशल, समन्वय आते हैं। अब जो क्रियात्मक क्षेत्र है जिसमें शारीरिक क्रियाएं हैं, कौशल है, तो इस क्षेत्र के अंदर बच्चा खुद से चीजों को करने लग जाता है। बच्चा खुद से चीजों को क्या करने लग जाता है, अप्लाई करने लग जाता है उस चीज में। यदि आपने बच्चे को किसी चीज के बारे में बताया कि एक आकाश है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो उसके दिमाग में विचार आया, ठीक है। वो कौन सा क्षेत्र है? ज्ञानात्मक। फिर उसने उस चीज में इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ, उसने इस चीज में देखा कि इस तरीके से पक्षी उड़ते हैं, वो इंटरेस्ट लिया उस चीज में। और फिर उस चीज को वो अपनी पेंटिंग डायरी में, उस चीज को वो क्या कर रहा है, खुद से बनाने की कोशिश कर रहा है। वो एक ऐसा आकाश का निर्माण कर रहा है और फिर उस आकाश में उस पक्षियों का वो चित्र बना रहा है। तो वो किसके अंदर आ जाएंगे? क्रियात्मक क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ब्लूम टेक्सोनोमी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। और मैंने बहुत सीमित चीजों में, सीमित वर्ड्स में बहुत सारी चीजों को समेटने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ बहुत सारा, अनगिनत चीजें हैं जो हमारे पास लिखी हुई हैं, लेकिन उनको एक सूत्र में बांधना, और उस सूत्र में यदि हम बांध के पढ़ेंगे तो हम एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, ज्ञानात्मक पक्ष जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, उसके बारे में देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। उसमें सबसे पहले एक पॉइंट आता है, वो है ज्ञान। अब आप इन शब्दों को अभी पहले देख कर आए हैं, और इनके बारे में यदि पूरी जानकारी ले लेंगे तो आप ज्ञानात्मक पक्ष को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कैसे और कहाँ यूज होता है। अब देखिए, सूचनाओं को याद करना और पहचानना, ये क्या है? ज्ञान है। आप कक्षा में, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी आप टीचिंग मेथड पढ़ें तो आप इस तरीके से पढ़ें कि आप टीचर हैं और बच्चे आपके सामने बैठे हैं। और इस तरीके से यदि हम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे तो हम हर एक चीज को समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो उस चीज को अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, आपको बच्चों को साइंस में कोई चीज सिखानी है, एक तरीके से एग्जांपल ले लीजिए, हम मैथ्स की बात कर लेते हैं क्योंकि उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। आपको बच्चे को वर्ग समझाना है, तो आपने बच्चे को क्या किया कि उसका एक डायग्राम बना दिया, ठीक है। और बच्चा उस चीज को समझ पा रहा है, उसको पहचान पा रहा है। एक आपने वर्ग बनाया, एक आयत बनाया, तो बच्चा यदि उस चीज में डिफरेंस कर पा रहा है तो उसको ज्ञान हो गया। वो चीज उस चीज के अंदर, उस चीज को उसका ज्ञान हो गया, तो ये उद्देश्य प्राप्त हो गया। यही तो उद्देश्य है। फिर जानकारी को समझना और स्पष्ट करना। फिर यदि वो बच्चा उन दोनों में डिफरेंस कर पा रहा है कि एक वर्ग है और ये आयत है, तो वो बता पा रहा है कि इसकी चारों भुजाएं समान है और इसकी दो भुजाएं आमने सामने की समान है, तो उसको बोध हो गया। बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान मतलब नॉलेज। तो उस चीज को, उस बच्चे को क्या हो गया? बोध हो गया। फिर वही बच्चा सीखी गई जानकारी को नई स्थिति में लागू कर रहा है। नई स्थिति में लागू कैसे कर रहा है? जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है तो वो
बता पा रहा है कि ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं समान है, उसको प्रयोग कर पा रहा है अपनी दैनिक लाइफ में भी उस चीज को प्रयोग कर पा रहा है, तो वो क्या है? उस बच्चे को प्रयोग का क्या हो गया? बोध हो गया, वो उस चीज का उद्देश्य प्राप्त हो गया। फिर विश्लेषण है, जानकारी को भागों में बांटकर उनके संबंधों को जानना, उनके संबंधों को जानना, अलग अलग चीजों को भी वो क्या कर रहा है? समझा पा रहा है, तो उसको विश्लेषण हो गया। और फिर बच्चे ने जब हर एक चीज को जान लिया, हर एक चीज को समझ लिया, और उसको वर्ग भी समझ में आ गया, आयत भी समझ में आ गया, फिर वो अनेक सारी जानकारियों को उठाकर एक नई चीज का निर्माण कर रहा है, एक नई चीज का आविष्कार कर रहा है, तो वो क्या हो गया? संश्लेषण हो गया। ठीक है। फिर जिसके बाद आती है मूल्यांकन, सामग्री एवं पद्धति की गुणवत्ता का निर्णय करना। वो अपनी कमियों को, अपनी चीजों को समझ पा रहा है, उसका मूल्यांकन कर पा रहा है, उस चीज के बारे में निर्णय ले पा रहा है, वो जांच कर पा रहा है कि ये उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ, क्या मैंने जो चीज की है, वो चीज, जो चीज मैं चाह रहा हूं, वो चीज है या नहीं है, तो वो क्या कर पा रहा है? मूल्यांकन कर पा रहा है। तो इस तरीके से हमको ज्ञानात्मक पक्ष का क्या हो गया? बोध हो गया। अब दूसरे की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भावनात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। देखिए इसके अंदर क्या है? सबसे पहले ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब सबसे पहले बच्चे को रिसीविंग, आपने जो भी चीज बताई, तो वो बच्चा क्या उस चीज को स्वीकार पा रहा है, एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो जैसे आपने आप बच्चे को इंग्लिश में फिंगर सिखा रहे हो, ठीक है, कि ये फिंगर होती है, और वो बच्चा, आप बोल रहे हो कि फिंगर, और वो बच्चा भी वापस अपनी उंगली को दिखा रहा है, इसका मतलब वो उस चीज को रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो हमने किस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया? ग्रहण करना, रिसीविंग, जो उद्देश्य है वो हमारा क्या हो गया? प्राप्त हो गया। फिर जिसके बाद है रेस्पोंड करना। आपने बच्चे से पूछा कि 2+2 कितने होंगे, तो बच्चा उत्तर दे पा रहा है, तो वो रेस्पोंड कर पा रहा है, अनुक्रिया कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है? रेस्पोंड दे पा रहा है। फिर जिसके बाद आता है अनुकूलन या अवमूल्यन, वो होता है वैल्यूइंग। इसमें क्या है? अपने व्यवहार को नई सूचनाओं के अनुसार ढालना, अपने व्यवहार को नई सूचनाओं के अनुसार क्या करना? ढालना, वो क्या है? वैल्यूइंग है। वो उस चीज को वैल्यू कर पा रहा है कि नई सूचना किस प्रकार से आपको ढालनी है। जैसे आपने बच्चे को बता दिया कि 2+2 4, लेकिन बच्चे के सामने जैसे आया 2+3, तो वो उस चीज को वैल्यू कर पा रहा है, उस चीज को बता पा रहा है। फिर जिसके बाद विचारना, गहराई से सोचना एवं मूल्य निर्धारण करना, वो उस चीज का मूल्य निर्धारण कर पा रहा है कि इस चीज की आगे मेरी पढ़ाई में या फिर इस चीज का यूज कहां पर है, तो वो क्या कर पा रहा है? उस चीज को विचार पा रहा है। फिर अनेक सारी चीजों को व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या आएगा कि भावनाओं एवं मूल्यों को क्रमबद्ध करना। इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्यवस्था क्या है, कि जो पुराना जो हमारा ज्ञान है, ठीक है, उसमें वो क्या कर रहा है? अपने नए ज्ञान को ऐड कर रहा है। ठीक है। पुरानी चीजों में नई चीजों को भी साथ में ऐड करते हुए, और फिर एक नया सिद्धांत बना देना, वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था है। भावनाओं एवं मूल्य को क्रमबद्ध करना, जो पुरानी चीजें हैं उनको नई चीजों में ऐड करना, जिसको आप बोल सकते हो सिंप्लीफिकेशन, एक तरीके से सामान्यीकरण बोल सकते हो। फिर जिसके बाद होता है विशेषीकरण। विशेषीकरण या फिर इसको आप बोल सकते हो कैरेक्टराइजेशन, किसी भाव या मूल्य को पहचानना और अपनाना, वो क्या है? विशेषीकरण, जिसको आप यहाँ पर चरित्रीकरण या कैरेक्टराइजेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है।
CHARAC ये हो गया आपका कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो चरित्रीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष क्या है? इसमें आता है सबसे पहले उद्दीपन। क्रियात्मक पक्ष में सबसे पहले क्या आता है? उद्दीपन, इंपल्शन। किसी कार्य को करने की प्रेरणा या अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जब तक, देखिए, हम किसी भी चीज को करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेशन छिपा रहता है। जैसे बिल्ली, वो चूहे के पीछे कब भागती है? क्योंकि उसको चूहे को खाना है, वो उसका मोटिवेशन है। ऐसे ही हमारा मोटिवेशन क्या है? शिक्षक भर्ती एग्जाम को पास करना। तो हमें मोटिवेशन मिल रहा है ना, और हमें मोटिवेशन है तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो उद्दीपन, किसी कार्य को करने की प्रेरणा या अभिप्रेरणा। फिर जिसके पश्चात कार्य करना। अब कार्य करने में क्या है? शारीरिक कौशल का प्रदर्शन। जैसे आपको कोई निर्देश दे दी गए टीचर के द्वारा। टीचर के द्वारा बच्चे को निर्देश दे दिए कि आपको ये काम करना है, तो वो उन निर्देशों का बहुत अच्छे से पालन कर रहा है, इसका मतलब वो उस चीज को, कार्य को कर रहा है। फिर नियंत्रण, अपने कार्य या क्रियाओं पर नियंत्रण रखना। आपने बच्चे को बता दिया कि आपको ये काम करना है, आपने उसको मोटिवेट भी कर दिया, फिर वो बच्चा उस चीज को कर भी रहा है, फिर उस चीज पे वो नियंत्रण कैसे करेगा कि वो अपने कार्यों में, ठीक है, जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें वो गलतियां ना करे। उस चीज पर वो क्या रखे? नियंत्रण रखे। ठीक है, जिसके पश्चात है समायोजन, कौशल या गतिविधियों में बदलाव करना। कौशल या गतिविधियों में बदलाव करना, इसका मतलब कि आपने किसी कार्य को किया तो आप उसको अनेक तरीके से, ठीक है, एक क्रिया को आप अनेक तरीके से कर रहे हैं। तो एक कार्य को आप अनेक तरीके से कर रहे हैं, तो वो क्या है? समायोजन। कोऑर्डिनेशन है, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन। स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। कौशल को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाना। इसका मतलब आपने उस चीज को, जो चीज आप जो चीज आप लोगों को दी है, वो चीज क्या बन गई? आपके स्वभाव का हिस्सा बन गई। ठीक है, और जिसके बाद आता है आदत पालना। किसी कौशल या व्यवहार को आदत में बदलना, हैबिट फॉर्मेशन। वो कौशल या जो व्यवहार है वो आपकी आदत बन चुका है, तो वो क्या है? हैबिचुअलाइजेशन। ठीक है, तो हैबिट फॉर्मेशन क्या है? आदत पालना। तो ये है क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य। तो जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए कि स्वाभाविकरण किस क्षेत्र में सम्मिलित है, तो आपको स्वाभाविकरण किस में आता है? नेचुरलाइजेशन, क्रियात्मक पक्ष में आता है। तो सबसे मेन चीज आप लोगों को क्या याद रखनी है? उद्दीपन, ठीक है, फिर कार्य करना, फिर नियंत्रण, फिर समायोजन, फिर स्वाभाविकरण, और फिर आदत पालना। अब देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब स्किल से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके अंदर साइकोमोटर मतलब कहीं ना कहीं ना आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप कार्य करना, फिर नियंत्रण, उन पर नियंत्रण कर रहे हो। ठीक है, समायोजन, कई क्रियाओं को एक साथ जोड़ रहे हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कर रहे हो। स्वाभाविकरण, फिर वो आपकी आदत बन चुका है, और फिर वो आप स्वाभाविकरण आपका स्वभाव का हिस्सा बन चुका है, और फिर वो आपकी बाद में आदत बन चुका है। तो ये सब किस क्षेत्र में आ गए? साइकोमोटर। तो ज्ञानात्मक पक्ष में आप किसी चीज पर विचार कर रहे हो। ठीक है, फिर भावनात्मक पक्ष में वो चीज आपकी रुचि बन चुका है, और क्रियात्मक पक्ष में आप उस चीज को कर रहे हो। तो तीन क्षेत्र हो गए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रिया। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो चीज आप लोगों को याद रखनी है वो क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले आता है ज्ञान, नॉलेज। फिर आपके पास उस चीज का बोध होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर आप उस चीज को प्रयोग कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो उस चीज को। ठीक है, फिर जिसके बाद विश्लेषण, एनालाइज कर रहे हो। फिर जिसके बाद संश्लेषण, फिर सिंथेसिस कर रहे हो, और फिर उसका मूल्यांकन, इवेल्युएशन।
ठीक है, तो ये सब किससे जुड़े हुए हैं? ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़े हैं। ज्ञान की बातें चल रही हैं, हर जगह ज्ञान की बात है। ठीक है, फिर भावनात्मक पक्ष जो आपके दिल से जुड़ी हुई है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भावनात्मक पक्ष है वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, फिर उसकी अनुक्रिया कर रहे हो, फिर उसका अनुकूलन कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले रिसीविंग, फिर रेस्पॉन्डिंग, फिर अनुकूलन वैल्यूइंग। ठीक है, फिर विचारना, फिर व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, फिर विशेषीकरण। तो ये सब चीजें किससे जुड़ी हैं? भावनात्मक पक्ष से जुड़ी हुई। फिर क्रियात्मक पक्ष जो हमारा साइकोमोटर डोमेन है, इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? उद्दीपन आएगा, फिर कार्य करना आएगा, फिर नियंत्रण, फिर समायोजन, और फिर स्वाभाविकरण, और लास्ट में आदत पालना। अब जो ये उद्देश्य हैं, इनको ब्लूम ने सरल से कठिन की ओर क्या किया? व्यवस्थित किया। सरल से कठिन की ओर व्यवस्थित किया। सबसे सरल ज्ञान, फिर उसका मूल्यांकन। सबसे निचला स्तर क्या है? मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष का पूछ लिया जाए कि सबसे निचला स्तर कौन सा है, तो वो क्या है? मूल्यांकन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जामों में। तो सरल से कठिन की ओर इनको व्यवस्थित किया, और उन्होंने बताया कि यदि आप ज्ञान के स्टेज पर नहीं गए तो आप बोध कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक स्टेज को पार करने के पश्चात ही आप दूसरी स्टेज पर जा सकते हो। ये किसने बताया? ब्लूम ने बताया। और आप वैसे भी देख सकते हो, जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप देख ही नहीं पाओगे, जब तक आप उस चीज को, आकृति को पहचान ही नहीं पा रहे हो कि ये वर्ग है, ये आयत है, तब तक उस चीज को बोध कैसे कर पाओगे? अंतर डिफरेंस कैसे कर पाओगे? ये बात तो हम ऑब्वियसली वैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी के 6 स्तर हैं। ये 6 स्तर से आपको हर एक बात को और भी अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, याद रखना, रिमेम्बरिंग, ये सबसे निचला स्तर है। ठीक है, ये सबसे निचला स्तर है जहां विद्यार्थी तथ्यों, शब्दों, नियमों, सूचनाओं आदि को याद करते हैं। क्या करते हैं? शब्दों को, नियमों को, सूचनाओं को याद करते हैं। इसमें सूचना को ठीक उसी प्रकार से पुनः प्राप्त करना शामिल है जैसे कि नाम, तारीखें, परिभाषाएं आदि। यदि बच्चे को परिभाषा पता है, तारीख पता है, तो वो सब क्या कर रहा है? याद कर रहा है। ठीक है, दूसरा स्तर क्या है? समझना। इस स्तर पर विद्यार्थी जानकारी को समझते हैं, अपनी भाषा में व्याख्या अपनी भाषा में व्याख्या कर सकते हैं, और उसे किसी रूप में समझा सकते हैं, किसी दूसरे को भी समझाना। विद्या ददाति विनयम। ठीक है, और जितना ज्ञान हमारे पास है, यदि हम उसको बांटेंगे, ठीक है, तो वो बढ़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको आप जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो उसे अपनी भाषा में व्याख्या कर सकते हैं, और उसको किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं। किसी सिद्धांत को समझना और उसे सरल शब्दों में बताना, ये क्या है? समझना। यदि उसको अंडरस्टैंडिंग है, तो वो किसी दूसरे को समझा सकता है। जब तक आपके खुद के पास ही नॉलेज नहीं है, तब आप दूसरे को क्या नॉलेज दोगे? पहले ज्ञान खुद के पास होना चाहिए, इसके बाद ही तो आप किसी दूसरे को दे सकते हो। ठीक है, फिर लागू करना, अप्लाइंग। यहाँ पर विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं के नए एवं व्यावहारिक संदर्भ में लागू करते हैं। ठीक है, गणित के सूत्रों को किसी समस्या में प्रयोग करना। जैसे आप लोगों को बता दिया कि 100 रुपए पे 20 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, 20% डिस्काउंट, इसका मतलब जो उस वस्तु की जो मूल्य है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है? 100, जो एमआरपी है। अब उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या हो गई? 80, क्योंकि 20% क्या है? डिस्काउंट। अब आप कोई शर्ट लेने गए, और वहां पर आपने देखा कि कोई शर्ट है वो 500 रुपए की है, और उस पर 20% डिस्काउंट है, तो 20% हो गया 100 रुपए। इसका मतलब अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 400 रुपए। तो उस चीज को वो आप कहां पर प्रयोग कर पा रहे हो? जहां पर आप दुकानदार से सामान लेने गए, तो वहां पर वो चीज आपने प्रयोग की, उस चीज को अप्लाई किया। और वो अप्लाई कब किया? जो आपने सीखा, जो आपने याद किया, जो आपने समझा, उस चीज को आपने क्या किया? दूसरी जगह जाकर अप्लाई किया। ठीक है, फिर विश्लेषण करना। अब विश्लेषण करने को समझिए। किसी स्तर पर विद्यार्थी किसी विषय को उसके हिस्सों में बांटकर उसके अंतर संबंधों को समझते हैं। यह कारण और परिणाम का विश्लेषण करना, तर्क एवं संरचना की पहचान करना शामिल है। विश्लेषण करना सिंपल सी भाषा में यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके पास
बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। विश्लेषण करना, ये आप विश्लेषण विधि पढ़ेंगे तब भी हम चीजों को, इस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो आप किसी चीज को समझ रहे हो तो उसको बहुत सारे हिस्सों में बांटकर, ठीक है, तो वो उस चीज को क्या कर रहे हो, आप समझ रहे हो। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप इन चीजों को यदि अभी से समझ जाओगे, तो जो टीचिंग मेथड्स में जो विधियां हैं, ठीक है, जिन विधियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनको आप अभी से यदि समझ गए, तो आपको आगे बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज समझ में आएगी। इस बात का आप मेरे ऊपर विश्वास करिए कि आपको हर एक चीज आगे जाके बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है दोस्तों। इसलिए आप हर एक चीज को सीरियसली लेकर हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे हिस्सों में बांटकर विश्लेषण करना, बहुत सारे हिस्सों में बांटकर उसके अंतर संबंधों को समझते हैं, ठीक है। विश्लेषण विधि यही है, इसमें आप चीजों को बांट कर क्या कहते हैं, जो आप समझ रहे हो। संश्लेषण में चीजों को जोड़कर समझते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन करना, इसके बाद उस चीज का जानकारी तर्क को आप क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, उस चीज का उन चीजों के आधार पर निष्कर्ष निकाल पा रहे हो, ठीक है। मूल्यांकन करने से क्या होता है, आलोचनात्मक सोच को दर्शाता है कि, ठीक है, मूल्यांकन करने से क्या होगा, आलोचनात्मक सोच आपकी डेवलप होगी। आलोचनात्मक सोच जिसमें आप तर्क कर सकते हो, ठीक है। आप उस चीज का यदि मूल्यांकन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि गलतियां कहाँ हैं, और आप उस चीज को सही कर पाओगे। फिर जिसके बाद आप क्या कर रहे हो, रचना कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रचना, क्रिएटिंग, ये उच्चतम स्तर है। अब आपसे पूछ लिया जाए ब्लूम टेक्सोनोमी में सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, तो वो क्या है, क्रिएटिंग, रचना करना। और सबसे निचला स्तर याद रखना, जिसमें विद्यार्थी नई चीजें बनाता है, मौलिक विचार विकसित करते हैं, नई चीजों का निर्माण करता है, जैसे नई योजना बनाना, लेख लिखना, डिजाइन तैयार करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चे को यदि आपने बता दिया कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो उस चीज को वो विचार किया, फिर विचार किया तो उसको उसने क्या किया, उसकी रचना की। लेकिन रचना कब हुई, जब उसको उस चीज का बोध हुआ, ठीक है। जिसके बाद वो उसकी क्या होगी, रचना होगी। तो इस तरीके से हम एक एक चीज को समझेंगे और एक एक चीज को जानने की कोशिश करेंगे। तो टीचिंग मेथड बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है दोस्तों। और इससे आसान कुछ भी नहीं है। साइंस में आप लोगों को याद करना पड़ता है, यहाँ पर आप लोगों को चीजें याद करनी नहीं है, यहाँ पर आपको चीजें समझनी है। उनको अपने जहन में इस तरह से बिठानी है कि जब भी क्वेश्चन आए तो आप उस चीज को क्या कर पाओ, बहुत आराम से, आसानी से समझ पाओ। देखो, सोच विकसित करनी है। जैसे हम बच्चे की एक बार सोच विकसित कर देते हैं ना, हम उसका एक बार उसको सिखा दिया कि 2+2 4 होते हैं, लेकिन 2+2 यदि आपने सिखा दिया कि 2+2 4 होते कैसे हैं, फिर आपको उसको 2+3 सिखाने की जरूरत नहीं है। वो 2+3 खुद से कर सकता है, ठीक है। तो यदि आप एक बार सीख गए कि इस चीज को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, तो आप टीचिंग मेथड में 10 में से 10 मार्क्स से लेकर आ सकते हो, ठीक। और हमें वही करना है, हमारी तैयारी 10 में से 10 मार्क्स से लेकर आने की है, और हम इस चीज को जरूर कर पाएंगे। तो आज की क्लास मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, और काफी सारी चीजें जो आप लोग आज की क्लास में जान पाए होंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। देखिए, सबसे पहला निचला स्तर रिमेम्बरिंग, याद करना। सेकंड अंडरस्टैंड, थर्ड अप्लाई करना, फिर एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, और लास्ट में क्रिएट करना। ये ब्लूम टेक्सोनोमी के 6 स्तर हैं, और 6 स्तरों को इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं एक मॉडल चार्ट के द्वारा। और देखिए, ये मॉडल जो चार्ट है ना, ये आपकी जो शिक्षण विधियां हैं उसमें, जो सहायक सामग्री है उसमें आता है, ठीक है। और ये जो मॉडल चार्ट है, ये आपको बच्चों को चीजों को एक विजुअलाइज करके, ठीक है, बच्चों को दिखाकर आप उस चीज को बहुत आसानी से समझा सकते हो। जैसे ये चार्ट देख सकते हो आप कि सबसे निचला स्तर है वो है रिमेम्बर, फिर से सेकंड अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, मूल्यांकन करना, फिर क्रिएट करना, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग फैक्ट्स,
ठीक है? पहले रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज होता है कि उस चीज को आप जान पा रहे हो, फिर उसको रिकॉल कर पा रहे हो कि हाँ ये चीज है, रिमेम्बर है आपके दिमाग। अंडरस्टैंड कर लिया, अप्लाई किया, ठीक है? रूल्स को, आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स को आपने क्या किया, अप्लाई किया। जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, जो भी चीज आपको सिखाई उसको आप अप्लाई किए। एनालाइज करना, ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट्स पार्ट्स। आपने उस चीज को, जो इंफॉर्मेशन है उस चीज को आपने क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है? अलग अलग पार्ट्स में उसको क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है? और फिर जजिंग द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया, कि आपने जो चीज सीखी है उसको आप जज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसका मूल्यांकन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? फिर आपने कोई चीज उसकी क्रिएट की, तो सबसे लास्ट में क्या आता है, क्रिएट आता है। और यही तो चीज करनी है, यही तो चीज, ये चीज ही तो आपको, जब आप क्लास में जाओगे तब आपको यही तो चीज अप्लाई करनी है, ठीक है? और ये चीज जब आप अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि बच्चा कुछ इसी तरीके से चीजों को सीख पा रहा है। तो दोस्तों, आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो हम वन बाय वन चीजों को एक साथ सीखते जाएंगे, और हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।